हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव और सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इसमें बजट समझ रहे हैं और एक क्लास हमने लेक्चर पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम आया हुआ है। ये सेकंड पार्ट है बजट का और थर्ड पार्ट भी आएगा। जैसे कि अभी हमने जो बजट में हिस्टोरिकल पर्पसेस देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था ऑफ द बजट, और उसके बाद हम इसमें एक्सपेंडिचर वगैरह देखेंगे। इसमें पहले हमने रेवेन्यू रिसिप्ट वगैरह देख लिया था, एक्सपेंडिचर समझेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कितने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि डिफेंस वगैरह में, एजुकेशन में, इन सारी चीज़ों में से गवर्नमेंट कितने खर्च करने का लक्ष्य है और कितने पैसे कहाँ से आते हैं, कितने पैसे कहाँ जाते हैं, इन चीज़ों को इसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो है बजट में, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है एक 9 पिलर्स, जिसके बारे में गवर्नमेंट बात करती है। बजट में दिया हुआ 9 पिलर्स, उसके लिए एक थर्ड पार्ट आएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी पढ़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था आर्टिकल 112 देखा था, आर्टिकल हमने 112 देखा था आर्टिकल, जिसमें बजट के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बजट वर्ड जो है उसको उसका यूज नहीं किया गया। तो भाई क्या यूज किया गया? तो यूज किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया गया, आप जानते हैं। ठीक है। और हमने इसमें जो है बजट जो शब्द है, बजट है ना, बजट मतलब देखिए, मैंने लास्ट टाइम शायद नहीं बताया होगा आपको। बजट का मीनिंग होता है, मतलब कि एक थैला के रूप में समझिए बजट। बहुत पहले जो बजट शब्द आया था, तो एक ऐसा थैला जिसमें कोई व्यक्ति के पास ऐसा कोई थैला है जिसमें पैसा खर्च कितने करने हैं और कितने पैसे आने वाले हैं, उन सब दोनों का विवरण रहता है। तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं। और बजट में जो है, जैसे कि हमने देखा था कि 112 में क्या बातें होती हैं, तो भाई गवर्नमेंट का जो है रिसिप्ट कितना है ना, और गवर्नमेंट का जो है एक्सपेंडिचर कितना है, ये दो चीज़ें की बात की जाती है। ठीक है। तो हमने जो है रिसिप्ट जो देख लिया था, है ना, रिसिप्ट हमने पढ़ लिया था, और इसमें हम थोड़ा एक्सपेंडिचर बताएंगे, और एक्सपेंडिचर बताने के बाद हम लोग सीधे बजट में काम शुरू कर देंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका थोड़ा बेसिक हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे हम देखेंगे एक्सपेंडिचर। आप यहाँ पे देखो, ये नोट्स का कटिंग है, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। आप देखोगे कि एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का, इसमें आप देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। भाई हमने जो है रिसिप्ट में भी दो चीज़ें बताया था। रिसिप्ट जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होता था कैपिटल रिसिप्ट्स। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स मैंने बताया था कि जो वैसा रिसिप्ट्स जिसमें गवर्नमेंट का जो है लायबिलिटीज नहीं बढ़े, है ना, और कैपिटल रिसिप्ट्स ये बताया था कि जिसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़े, है ना। इस तरह कुछ चीज़ें बताए थे। और ये भी हो सकता था कि जैसे कि कैपिटल जो रेवेन्यू, आप जाकर लास्ट क्लास देखो, उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं तो बस रिवीजन करा रहा हूँ ये बताने के, और ये मुझे समझाना है इसलिए। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या था, जिसमें जो है आपने देखा होगा कि पब्लिक एसेट जो है ना, जो पब्लिक एसेट है उसका क्रिएशन होता था एक तरह से, है ना। मतलब कि पब्लिक एसेट जो है बचा ही रहता था, उस गवर्नमेंट उसको बेचती नहीं थी। और पब्लिक जो लाइबिलिटीज़ थी, है ना, वो कम होता था। मतलब कि गवर्नमेंट जो है कर्ज नहीं लेती, उस तरह का रेवेन्यू रिसिप्ट था। इसमें देखो उसका सीधे अपोजिट है। इसमें आप देखोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, तो आप देखो डू नॉट क्रिएशन ऑफ पब्लिक एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है आप जो पैसे इकट्ठा है उसके पास जो खर्च करने वाली है, उसको उन जगहों पर खर्च करिए जिससे किसी भी तरह कोई पब्लिक एसेट नहीं बनता है। अच्छा आप सोचो, मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो पैसे हैं उसको गवर्नमेंट ने पेंशन दे दिया लोगों को। तो पेंशन दिया तो उसे तो किसी तरह कोई पब्लिक एसेट तो नहीं बना ना। मतलब जैसे कि मान लो कि अगर गवर्नमेंट उस पैसे से खर्च करती, जैसे कि कहीं पे कोई बिल्डिंग्स बनाती गवर्नमेंट, या रेलवे में खर्च करती, या कोई पार्क बनाती, तो कुछ एसेट हो जाता है ना, पब्लिक एसेट। तो इसका क्रिएशन नहीं होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा, डू नॉट डिक्रीज ऑफ पब्लिक लाइबिलिटीज। कहने का मतलब है कि पब्लिक लाइबिलिटीज है वो कम नहीं होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है गवर्नमेंट क्या करे कि पब्लिक लाइबिलिटीज कम
कर दे, या मतलब कि कर्ज वगैरह गवर्नमेंट ने जो ले रखा है उसको उसमें उसकी पूर्ति करे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। उसी तरह से उसका देखिए आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखो तो इसमें दो बातें हैं, क्रिएशन ऑफ पब्लिक एसेट, बताया था ना, इसका अपोजिट है पब्लिक एसेट का क्रिएशन होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट के जो मनी है, जो पैसे हैं, उसको कहाँ खर्च करता है, पब्लिक एसेट को क्रिएट करने में, ठीक है। और पब्लिक लाइबिलिटीज घटती है इसमें। पब्लिक लाइबिलिटीज क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है कि मान लीजिए कहीं से कर्ज वगैरह गवर्नमेंट ली है तो उसको चुकाने में कोशिश करती है कि उसको खत्म किया जाए। इसमें कुछ एग्जांपल देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो है एग्जांपल क्या है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट कर दे गवर्नमेंट ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोन्स, मतलब कि गवर्नमेंट ने अगर किसी दूसरे देश से लिया हो या देश के अंदर ही किसी बॉडी से, जैसे कि मार्केट से पैसे उठाए हो गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए जो है इंटरेस्ट अगर पेमेंट करती है गवर्नमेंट, तो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है तो उससे लाइबिलिटीज कम नहीं हो रहा है ना, इंटरेस्ट तो हर महीने पे करना ही है। मान लो गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपये कहीं से लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो पर मंथ जो है मान लो उसे अगर 1 लाख रुपये अगर देना हो, है ना, 1 लाख रुपये अगर उसे पे करना पड़े या 5 लाख रुपये पे करना पड़े हर प्रत्येक मंथ, इंटरेस्ट है तो वो तो इंटरेस्ट है ना, जो मेन अमाउंट है वो तो वैसे की वैसे ही है, वो तो नहीं ख़त्म हो रहा, तो मतलब कि लाइबिलिटीज़ कम नहीं हो रही है, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है। उस तरह देखो इसमें सैलरीज, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ों में जाता है। सब्सिडीज, डिफेंस एक्सपेंडिचर, सोशल सर्विसेज, जैसे कि एजुकेशन में, हेल्थ केयर में आपने देखा होगा आयुष्मान, है ना, आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है, जो योजना है उसमें सरकार गवर्नमेंट पैसे देती है। ग्रांट्स टू इंडियन स्टेट्स एंड फॉरेन कंट्रीज़, गवर्नमेंट जो है जब भी बजट अपना पेश करती है पार्लियामेंट में, तो वहाँ पर देखा हुआ ग्रांट्स के बारे में बात की जाती है, हमारे उस बजट में रहता है। ग्रांट्स मतलब कि स्टेट्स को दिया जाता है, जो तय है, जो फाइनेंस कमीशन जो तय करता है, और बाकी फॉरेन कंट्रीज़ को भी गवर्नमेंट भारत सरकार जो है कुछ ग्रांट्स देती है। उस तरह से इसमें एग्जाम्पल में देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में, लोन डिस्पर्सल्स, लोन रिपेमेंट, मतलब कि लोन का जो गवर्नमेंट ने जो लोन लिया हुआ है उसको चुकाना। प्लान एक्सपेंडिचर में जैसे कि मेट्रो में खर्च कर दिया, एक तरह का देखो पब्लिक एसेट्स का क्रिएशन हो रहा है, मेट्रो बनवा दिया, रेलवे वगैरह में खर्च किया, डिफेंस पे खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर का, और कई तरह के जनरल सर्विसेज हैं। अब देखो यहाँ भी एजुकेशन है, वहाँ भी एजुकेशन था, आप इसमें समझना, जैसे कि सोशल सर्विस में गवर्नमेंट अगर खर्च करती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, टीचर लोग को जो बच्चों को पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो है उनको गवर्नमेंट अगर पैसे देती है तो वो तो एक तरह का सोशल सर्विस हो गया, है ना। और एजुकेशन में भी आप देखो तो एजुकेशन में को दोनों में सेलेक्ट करते हैं कैपिटल में, क्योंकि जैसे कि दो तरीके से सोच समझ सकते हैं आप। मान लीजिए अगर बच्चे पढ़ेंगे तो इन द फ्यूचर वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो देश में जो क्रिएशन तो होगा ही। एक तो एक वो लंबा मतलब एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आप समझो कि जैसे कि मान लो एजुकेशन के तौर पे स्कूल बनाया गया, तो एक तरह का पब्लिक एसेट है बच्चों के लिए, तो इस तरह से आप समझो। वाटर सप्लाई के लिए, रूरल एक्सटेंशन के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो बजट है, तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऐसे करके इसमें बजट में दिखाया जाता है कि कितने पैसे कहाँ से आते हैं और कितने पैसे कहाँ को जाते हैं। तो पहले देखते हैं कि पैसे आते कहाँ से, रुपी कम्स फ्रॉम। तो आप यहाँ ध्यान से देखना कि देखो सबसे ज़्यादा, देखो इसको ध्यान दिया करो, थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ऐसे भी अगर समझ रहेगी तो अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। मान लीजिए सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को जो है रिसिप्ट कहाँ से मिलता है, तो वो है यहाँ पे देखो, बोरोइंग इन अदर लायबिलिटीज। गवर्नमेंट क्या करती है, कर्ज उठाती है भाई, कर्ज उठाती है, कितना 27%, सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो उससे कम में मतलब कि सेकेंड नंबर पर कौन सा आता है, मतलब अधिक रिसिप्ट कहाँ से आते हैं, तो आप देखो 18% है, 19% या 19% है इनकम टैक्स से। मतलब कि जो लोग नौकरियाँ करते हैं तो उनके जो इनकम होते हैं
या जो लोग कुछ भी मतलब जो भी इनकम है लोगों का, जॉब करे या बिजनेस करे जो भी है, वहाँ से जो है 19% वहाँ से रिसिप्ट्स है। अच्छा, उसके बाद देखो थर्ड में है जीएसटी और अदर टैक्सेस। जीएसटी तो सभी देते हैं, जैसे कि आप कुछ भी खरीदो, खाने पीने की चीज़, चिप्स ले लो, बिस्किट ले लो, टैब ले लो, फ़ोन, हर चीज़ कुछ भी ले लो, उस पर जीएसटी लगता है, जो यहाँ से जो है 18%। जीएसटी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक तरह का न्यू टैक्स रिजिम है इसके अंतर्गत, तो आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। और ऐसे भी इसमें जीएसटी पे भी एक लेक्चर में बनाऊंगा और वो आएगा। तो ऐसे आप समझो, देखो फोर्थ नंबर को कौन सा कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। कॉर्पोरेट आप तो समझ रहे होंगे, इंडस्ट्री वगैरह से, वहाँ से आता है कॉर्पोरेट टैक्स। बाकी चीज़ें तो अब देख लो, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज है 5%। सबसे कम कहाँ से आता है तो आपको बताया था कि एनडीसीआर बताया था, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। आप जाकर लास्ट क्लास देखो तो उसमें एनडीसीआर के बारे में आपको बताया गया था, है ना। तो वो सबसे ज़्यादा यहीं से, सबसे कम यहीं से आता है 1%, ये रिसिप्ट्स है। ठीक है, इतना मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट जो है खर्च कहाँ मतलब कैसे खर्च करती है, कितने पैसे कहाँ खर्च करती है, तो उसको समझो आप। देखो सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है देखो 21% जो है, जो एस्टेट है उनको जो शेयर दिया जाता है किसी सिफारिश पे, तो फाइनेंस कमीशन आपको पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 21% जो है एस्टेट्स के जो शेयर बनते हैं उसको दिया जाता है। और उसके बाद जो है 19% जो है इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। अब देखो ध्यान देना, अब अधिक ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जो है रिसिप्ट्स जो जुटाती कहाँ से है, तो लाइबिलिटीज वगैरह बढ़ाती है, मतलब लोन लेती है गवर्नमेंट। लोन दोनों तरह के हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के। तो अब अधिक से गवर्नमेंट अब अधिक कर्ज ले रही है, तो भाई इंटरेस्ट पेमेंट भी तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी तो चुकाना होगा। तो 19% गवर्नमेंट जो है कहाँ खर्च करती है, इंटरेस्ट पेमेंट पे, है ना। आप ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा किस पे खर्च करती है, तो स्टेट शेयर जो दिया जाता है टैक्स में, गवर्नमेंट जो जितने भी राज्य हैं उनको उनका जो शेयर बनता है टैक्स में उसमें दिया जाता है। बाकी दूसरे पे आता है 19% इंटरेस्ट पेमेंट पे। ठीक है, थर्ड पे आप देखो 16% जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखो दो तरह के स्कीम होते हैं, आप जाकर थोड़ा पढ़ना। एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होता है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही खर्च करती है, उसमें राज्यों को जो स्टेट्स हैं उनको कोई मतलब पैसे खर्च नहीं करने रहते हैं। लेकिन सेंटर स्पॉन्सर स्कीम जो होता है, गवर्नमेंट और स्टेट दोनों का जो है कुछ रेशियो में, वो कितने भी हो सकता है, 50-50% का हो सकता है, या 40-60 या 30-70 ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें होता है। तो सेंटर सेक्टर स्कीम में जो है गवर्नमेंट 16% का खर्च करती है। बाकी सब्सिडीज आप जानते हो, वो कई तरह की सब्सिडी दी जाती है, फार्मर्स को सब्सिडी दिए जाते हैं। और आपको थोड़े बहुत पैसे तो आपको जो एलपीजी है, जो गैस सिलेंडर है, उस पर भी आपको सब्सिडी मिलता है 70 की, आई थिंक 70 रुपये के आसपास है शायद, आप देख लेना। तो इस पे है 6% जो है सब्सिडीज पे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि डिफेंस पे गवर्नमेंट कितना का लक्ष्य रखा है, तो देखो 8% के लिए गवर्नमेंट ने रखा है लक्ष्य कि 8% खर्च करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, और बाकी आप देख लो, यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था अभी 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, और 8% खर्च करेगी गवर्नमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखो एक्सपेंडिचर जो मेजर आइटम्स हैं उसमें देखते हैं कि सबसे जो मेन सेक्टर है उसमें कहाँ कहाँ पे। तो ये तो करोड़ में है, तो एक थोड़ा सा आप ध्यान देना। वैसे पीसीएस वगैरह में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, अभी पीसी में तो ये सब बातें नहीं है, इतना ज़्यादा फैक्ट्स तो नहीं पूछेगा कभी। पीसीएस वगैरह या और भी कई तरह जो जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जा सकता है। देख लो आप डिफेंस में देखो 454, ये डेटा याद रखो, कितना भी डेटा भी याद रख करना तो मुश्किल होता है, पर आप ध्यान रखना थोड़ा। डिफेंस में जो है 4,54,773 करोड़ में है ये सब। फ्यूल रूरल डेवलपमेंट में देखो 265, ये 2,65,000। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1,51,000।
डिफेंस में ठीक गवर्नमेंट खर्च कर रही है, होम अफेयर्स में, एजुकेशन पे, है ना, आईटी एंड टेलीकॉम पे। देखो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जैसे एजुकेशन, डिफेंस, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, आईटी एंड टेलीकॉम, ये सब तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। तो हेल्थ देखो, हेल्थ में गवर्नमेंट 89,287 करोड़। एनर्जी पे, एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यूरेनियम से रिलेटेड जो भी एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है उस सारी चीज़ों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर में जो है 56,000 करोड़। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 47, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब देखो मेजर स्कीम्स जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप समझ लो। वैसे आपको ये सारी चीज़ें बजट पढ़ने के पहले आपको थोड़ा बहुत स्कीम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत जानकारी आपको यहाँ दे दूँ, पर उतने से काम नहीं चलेगा। आप भी जानते हो, समझते हो इस बात को, तो आप खुद भी पढ़ा करो इस सारी चीज़ों को। देखो मनरेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग पहले से बहुत कई सालों से आप जान रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं मनरेगा के बारे में। तो मनरेगा में देखो मिनिमम 100 डेज का जो है जॉब प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ पे? रूरल सेक्टर्स में, है ना, किसानों को, सॉरी किसान के लेबर को, जो लेबर है सेक्टर्स में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है, तो उनको जो है मनरेगा के अंतर्गत जो है जॉब दिया जाता है। और अभी आपने देखा भी कोविड में कितना कुछ फ़ायदा हुआ इस मनरेगा के कारण, है ना, लोगों के लिए काफ़ी कुछ रोज़गार दिया गवर्नमेंट ने दिए थी। देखो मनरेगा के अंदर में गवर्नमेंट करती क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा मान लो कहीं पे रोड के किनारे पेड़ पौधे लगवाने हैं, तो उसमें लोग रोज़गार दिए जाते हैं। और या कहीं पर कैनल या कोई पॉन्ड खुदवाना है तो उसमें काम में लोग, कई छोटे मोटे जो काम होता है गांव में, उसके लिए लोगों को जॉब दिया जाता है 100 के लिए, 100 डेज के लिए मिनिमम। ये मिनिमम है, उससे अधिक भी हो सकता है। और इसमें बाकी आप मनरेगा पढ़ो, इसमें देखो इसमें थोड़ा कंपेरिजन भी दिया हुआ है, आप समझना कि देखो पहले 60,000 जो है करोड़ रुपए जो है इसमें आवंटन किए गए थे। इस बार गवर्नमेंट का आंकड़ा, गवर्नमेंट जो है 86,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है गवर्नमेंट 1,000 मतलब 1,200 करोड़ खर्च करेगी गवर्नमेंट। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में 2,228, ठीक है। PLI फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, है ना, एक तरह का नया स्कीम था PLI, तो इसमें जो है गवर्नमेंट जो है 2,143 जो है करोड़ रुपए खर्च करेगी। और इसमें देखते हैं डेवलपमेंट इन सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है आज के टाइम में, क्योंकि देखो चाइना इसमें ही काफ़ी अव्वल है, और बाकी और भी जो देश हैं काफ़ी कुछ आजकल तो इसका ही, सेमीकंडक्टर्स के बिना तो टेक्नोलॉजी अधूरी है किसी भी देश के। क्योंकि आप देखो कुछ भी बनाओ, जैसे कि कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप कुछ भी बनाओगे तो उसमें तो भाई सेमीकंडक्टर का आवश्यकता तो पड़ता ही पड़ता है। तो जो है डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर जो है हमारे यहाँ होने का है। और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो गवर्नमेंट जो है पहले 3,000 करोड़ था, अभी 6,903 करोड़ का आवंटन गवर्नमेंट कर रही है। सोलर पावर में जो है 10,000, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा LPG में 1500 करोड़, और 3849 जो है कि इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर IDA स्कीम के अंतर्गत देगी गवर्नमेंट, ठीक है। थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ग्राफ के अनुसार से रेवेन्यू रिसिप्ट्स किया है, कैपिटल रिसिप्ट्स। देखो आप लोग रेवेन्यू रिसिप्ट पहले इसलिए समझा दिया था, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आप देखो कुछ सालों का प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, जैसे 22-23, 23-24, 23-24 की देखो ऐसी चीज़ दी हुई है। तो इस अनुसार आप ग्राफ को समझ लेना। लाख करोड़ में ये जो डेटा दिया हुआ है लाख करोड़ में है, और ये नीचे ईयर दिया हुआ है, जैसे कि बढ़ रहा है, देखो 31.3 लाख करोड़ जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट का। कैपिटल रिसिप्ट्स में 16.9। कोई पूछेगा कि भाई आप बताओ कि गवर्नमेंट का जो है रिसिप्ट्स हैं उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा है या कैपिटल रिसिप्ट ज़्यादा है, तो आप बताओगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा है गवर्नमेंट का, ठीक है। मतलब कि क्या है, मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स वगैरह से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करती है। टैक्स हो सकता है, फाइन्स वगैरह से हो सकता है, सारी चीज़ें। और
तो हो गया रिसीव्स। अच्छा कैपिटल में देख एक्सपेंडिचर में देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर का भी कुछ डेटा दिया हुआ है ग्राफ के अनुसार। तो इसमें अब देखो 37.1 24-25 के लिए 37.1 लाख करोड़। और बाकी चीज़ें कहाँ से इंपॉर्टेंट मिल रही है, यहाँ पे देखो टैक्स प्रपोजल में यहाँ पे देखो ये तो देखो इनकम टैक्स जो एक्ट 1961 है, एक तरह का ऐसा एक्ट है जो चीज़ें बताता है कैसे टैक्स लगाने हैं, चीज़ें कौन कलेक्ट करेगा, इस सारी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। और जो टीडीएस जो है, टीडीएस को सिंप्लीफाई किया गया है, कैसे लोगों को समझने प्रॉब्लम होता था उसके लिए। लिटिगेशन एंड अपील, डीपनिंग द टैक्स बेस, ऐसा चीज़ों आप पढ़ो और समझना इसको, चीज़ों को आप। काम का चीज़ यहाँ पे है देखो। देखो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, थोड़ा समझ लेना इसमें। और जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए इसमें, तो नॉर्मली आप बातचीत करोगे कहीं पे भी। देखो फुली एक्सेप्टेड 3 मोर कैंसर मेडिसिन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज। गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3 और भी जो कैंसर के मेडिसिन हैं उसको पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी से हटा दिया, मतलब उस पर गवर्नमेंट जो कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगी। मोबाइल इंडस्ट्री में देखो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बीसीडी जो है, बीसीडी मतलब होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी है। बीसीडी आप ध्यान देना, बेसिक होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, बेसिक बेसिक कस्टम ड्यूटी, आप नोट कर लो। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी है कितना, 15% कम कर देगी गवर्नमेंट मोबाइल फ़ोन पे, पीसीबी वगैरह पे, चार्जर पे। तो आने वाले कुछ समय में आप देखोगे कि फ़ोन वगैरह, मोबाइल फ़ोन है ना, उसके चार्जर, टैब, ये सारी चीज़ों पे जो है कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। उसके बाद देखो एक मिनट, उसके बाद देखो रिड्यूस कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर पे। सिल्वर और गोल्ड पे जो है गवर्नमेंट ने जो है कस्टम ड्यूटी जो है कम कर रहा है, कितना 6%, एंड प्लेटिनम पर 6.4%। प्लेटिनम तो अभी जानते होंगे एक प्रीसियस मेटल होता है, जैसे गोल्ड होता है वैसे भी ज़्यादा प्रीसियस होता है। तो उस पर गवर्नमेंट जो है रिड्यूस करेगी, 6% जो है कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि गोल्ड और सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब सारी चीज़ें जो है गहना जो अब जो घर की महिलाएं बनवाती हैं उस पर जो है वो कम हो जाएगा। और देखो रिड्यूस बीसीडी ऑन सिरमिक एंड फिश फीड टू 5% वगैरह, एक्सेप्टेड मोर कैपिटल गुड्स वगैरह। फिर देखो इसमें कोई खास चीज़ बात नहीं है, आप देखो खुद पढ़ना इसको। सोलर सेल्स वगैरह पैनल्स पे सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है कुछ एग्जिम्प्ट करेगी। फुली एग्जिम्प्ट कस्टम ड्यूटीज ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स, ये काम का चीज़ है। यहाँ पर देखो ये काम करना, आप कुछ क्रिटिकल मिनरल से गवर्नमेंट जो है सब एग्जाम में जो है प्रश्न आते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है, तो आप खुद पढ़ना है इसको। क्रिटिकल मिनरल्स कई तरह के क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, और भी कई तरह के मिनरल्स जो है जल्दी मिलता नहीं है अर्थ पे, जैसे कि यूरेनियम, कोबाल्ट, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप देख लेना जो भी चीज़ें। तो जो इस पर जो है सरकार चाहती है कि हमारे यहाँ क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं वो कंपनियों को थोड़े कम पैसे में मिल पाए, तो वहाँ से कस्टम ड्यूटी वगैरह हटाया गया है, या जो भी है कई तरह के कारण होता है जिससे कस्टम ड्यूटी हटाए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल जो है इसमें आपको पढ़ना है। एंजल टैक्स की बात की जा रही है। देखो एंजल टैक्स जो है, मान लो देखो एंजल टैक्स होता क्या है वो बताता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ, आप खुद पढ़ना। एंजल टैक्स जो होता है, किया क्या गया पहले ये समझो। इस बजट में जो है गवर्नमेंट जो पूरी तरह से एंजल टैक्स को समाप्त कर देगी, एबलिश कर देगी। तो एंजल टैक्स होता क्या था कि मान लो कोई इंडस्ट्री है जो मार्केट वैल्यू से, है ना, मार्केट वैल्यू से अधिक इक्विटी मतलब शेयर जो है बेच रही है अपने इन्वेस्टर्स को, मतलब बेचना अधिक मूल्य, मार्केट वैल्यू से अधिक मूल्य ले रही है, तो उस पर जो है टैक्स लगाया जाता है। मतलब कि मार्केट जो वैल्यू होता है ना, वैल्यू, उसमें एक्स्ट्रा कुछ और भी कंपनी जो होती हैं ऐड कर देती हैं, है ना, एक्स्ट्रा ऐड कर देती हैं। तो इस चीज़ पे जो है एंजल टैक्स लगाए जाते थे। अब उसको तो गवर्नमेंट जो हटा देगी। प्रोवाइड फॉर सेफ हार्बर टैरिफ्स फॉर द फॉरेन माइनिंग कंपनीज, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न ऑफ फॉरेन कंपनीज रिड्यूस फ्रॉम 40% to 35%।
मतलब कि 35% जो है कम हो जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स रेट। देखो ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे आप समझोगे जो न्यू टैक्स रिजिम है, मतलब आप जो है आप अगर जॉब करते हो या आपके घर में कोई अगर जॉब करता है तो उस पर किस तरह का टैक्स हमें देना होगा, गवर्नमेंट कैसे टैक्स लेगी। देखो लास्ट बजट जब आया था ना, तो लास्ट बजट में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो अब उसमें जो है मतलब ये जो तरीका है, तो आप एक बार फिर से समझ लो। देखो क्या है कि इसमें 0 से 3 लाख के लिए, 0 से मतलब 3 लाख तक कोई व्यक्ति अगर उसका इनकम है तो गवर्नमेंट उस पर जो है टैक्स नहीं लगाएगी। ठीक है, 3 लाख तक जिसका इनकम है उस पर गवर्नमेंट जो है टैक्स नहीं लगाएगी। चलो ठीक है भाई, 3 से 7 लाख के बीच में जिसका इनकम है उस पर आपको टैक्स देना है 5% देना है 3 से 7 लाख के बीच में। ठीक है, 3 से 7 लाख का जो है 5% तक का आपको देना पड़ेगा। फिर 7 से 10 लाख के बीच में जो है, तो 7 से 10 लाख के लिए जो है उसको 10% का टैक्स देना है। 10 से 12 के लिए 15%, 12 से 15 के लिए 20%, और 15 लाख से जिसका अधिक है उसको 30% देना पड़ेगा। लेकिन इसमें थोड़ा समझने वाली बात यह है कि देखो कैसे मान लेते हैं कि आपका जो मान लेते हैं कि आपको 15 लाख रुपए किसी का सैलरी है, कोई मोहन है उसकी सैलरी जो है 15 लाख है। मोहन जी उसकी सैलरी जो है 15 लाख है। ठीक है, अब इसमें जो है कैसे टैक्स रिजिम बनेगा, उसके लिए टैक्स कैसे पे करना होगा। तो शुरू के जो है 0 से 3 लाख, तो पहले 3 लाख तो माइनस कर दो, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, है ना। 3 लाख माइनस कर दो, कितना बचेगा, -3 लाख करेंगे तो बचता है 12। ठीक है, 12 लाख में। और अब जो है 12 पे 3 से 7 लाख, तो अब क्या करोगे 7 लाख इसमें से माइनस करो, तो 7 इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 5, है ना, 5 लाख बचेगा। तो ये जो 7 लाख है ना यहाँ पे, इस पे आपको देना होगा, मतलब जो है जो मोहन है उसको देना पड़ेगा, इस पे देना होगा उसको 5% तक। ठीक है, इसको देना पड़ेगा 5%। ठीक, अब 7 से 10 लाख, अब देखो अब यहाँ तो 5 लाख ही बचा, तो 5 लाख बचा, तो अब उसको जो है ये वाला टैक्स उसको नहीं जमा करना है इस पर। ठीक है ना, ये वाला नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे इसको समझना है, मतलब कि पहले वाला जो वैल्यू है, जो इनकम है, उसको उस हिसाब से बारी से लगेगा। जैसे 5% लगेगा, किसी की ज़्यादा इनकम है, मान लो यहाँ पे कुछ जिसका ज़्यादा सैलरी होता, तो अगर मान के चलते कुछ ज़्यादा हो, जैसे कि 20 मान लेते हैं, यहाँ पर 20 मान लेते हैं, तो ऐसे करके यहाँ पे आता है कितना, मान लो अधिक आता 10 आ जाता, 10 आता, तो फिर 10 तक में लगता, अगर 10 आता तो 10 आता तो इसको देना पड़ता कितना, उस पर हमें मोहन को देना होता 10% का टैक्स देना होता है। ऐसे कर करके जो है टैक्स लगता है। ठीक है, तो बाकी इसमें देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, और डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स इंक्रीज फ्रॉम इतना से इतना। तो देखो बाकी चीज़ हमने देख लिया, इसमें काम का चीज़ जो है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है होगा आपका नेक्स्ट वाला, जिसमें 9 पिलर्स की बात की जा रही है। गवर्नमेंट ने जो है 9 पिलर्स की बात की हुई है, वो 9 में से ही कई तरह की इम्पोर्टेंट योजना, जो नई योजना गवर्नमेंट ने बनाया है, या जिसके बारे में बिहार वगैरह को ज़्यादा, है ना, बिहार वगैरह के बारे में ज़्यादा चीज़ें हैं, और बीपीएससी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उस पर से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो उसको जो है देखेंगे ध्यान से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।